वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में, जहां हम बात कर रहे थे टेंस की। और उसी कड़ी में आज हमारा तीसरा और आखिरी जो टेंस है फ्यूचर टेंस, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, वो सभी कार्य जो भविष्य में होंगे, संपन्न होने वाले हैं, उन्हीं का स्ट्रक्चर और अध्ययन हम फ्यूचर टेंस के अंदर करते हैं। सामान्य अगर देखा जाए तो कार्य यानी एक्शन जब आने वाले समय में होंगे, चल रहे होंगे भविष्य में, या हो सकता है भविष्य में संपन्न हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो हमारे टेंस के प्रीवियस सेशन हुए थे, उनमें हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कवर कर चुके हैं। दो दो पार्ट्स प्रत्येक टेंस के लिए हमने लिए थे और इसको कम्प्लीटली पूरा समझ लिया था। और आज इस एक ही पार्ट में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस के जो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस जो है, इनके ज़्यादा इतने यूज़ केस है नहीं, तो हम एक ही वीडियो में से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, इसमें हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे डिटेल में इनके यूज़ केस को। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ। फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस जैसे कि हम जानते हैं, हमने जो पिछले टेंस पढ़े थे पास्ट सिंपल और फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल, उनमें हम देखा था कि जो सामान्य घटनाक्रम होते हैं वो सभी सिंपल टेंस के अंदर सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भविष्य में होने वाले जो सामान्य कार्य होंगे, सामान्य एक्शंस जो होंगे, भविष्य में सामान्यता संपन्न होने वाले कार्यों हेतु फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों एक ही बात है। तो ऐसे सभी सामान्य कार्य, दैनिक रूटीन के कार्य जो भविष्य में संपन्न होने वाले हैं, ऐसे कार्यों के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए, ऐसे वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द में भविष्य सूचक शब्द जैसे गा, गे, की आदि से युक्त शब्द पाए जाते हैं। जैसे वे खेलेंगे, वे जाएंगे, हम जाएंगे, तो देखिए पीछे गे है। मैं पढ़ूंगा, सीता गाना गाएगी, यानी कि इससे साफ क्लियर होता है कि ये जो कार्य है ये भविष्य में संपन्न होने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हमारे सामने, हम जाएंगे, वी शैल गो, मैं पढ़ूंगा, आई शैल स्टडी, सीता गाना गाएगी, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिटेल में आगे समझते हैं। बात कर लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट आ जाता है। साधारण वाक्य की बात करें, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, विल और शैल। इससे पहले जो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज थी, और पास्ट टेंस के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, डिड, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वहीं बात करें नकारात्मक वाक्यों की, सबसे पहले सब्जेक्ट, और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के तुरंत बाद नॉट आ गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। वहीं बात करें प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो विल शैल सबसे आगे आ गया है। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था इसकी इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने विल और शैल को देखा। अब विल और शैल के डिटेल यूज केस को देख लेते हैं कि कहाँ विल और कहाँ शैल का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शैल है उसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं वक्ता, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन, और जिसकी बात की जाए वह हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो जो भी फर्स्ट पर्सन है वक्ता, जैसे आई और वी, इनके साथ में शैल का प्रयोग होगा। और शेष सभी सभी जो पर्सन बचते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे यू और थर्ड पर्सन, उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। तो ये था सिंपल यूज केस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, ही विल राइट, वह लिखेगा। तो देखिए सब्जेक्ट ही आ गया है, ही क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग हुआ है, और अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ गई है। वहीं आई शैल बाई ए टीवी, मैं एक टीवी खरीदूंगा, तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन वक्ता है इसलिए साथ में शैल का प्रयोग हुआ है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय और अंत में ऑब्जेक्ट ए टीवी। इसी प्रकार से हम देखते हैं हर सब्जेक्ट के बाद उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रूल के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग हुआ है। ही विल गो टू आगरा, ही के साथ विल का प्रयोग। दे विल कम टुमारो, दे के साथ विल का प्रयोग। राम विल प्ले, राम के साथ विल का प्रयोग, और अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं सेम एग्जाम्पल के नेगेटिव्स की। तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो देखिए सेम एग्जाम्पल्स में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, और बाकी एग्जाम्पल सेम टू सेम है। वहीं बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो इन सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई है। विल ही राइट, शैल आई बाय ए टीवी, विल ही गो टू आगरा, विल दे कम टुमारो, विल राम प्ले। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये थे सिंपल यूज केस और उस स्ट्रक्चर और उनके एग्जांपल्स। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, शॉर्टकट में कई बार इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है, विल नॉट को वॉन लिख दिया जाता है, जैसा हमने सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। शैल नॉट को शैंट, शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो कई बार आप विल नॉट और शैल नॉट को शॉर्टकट के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कॉमन सी यूज केस है ये। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यूज केस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्यूचर सिंपल टेंस
या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहला यूज़ तो हम जानते ही हैं, सामान्य रूप से आने वाले समय में होने वाले जो भी एक्शंस होते हैं उनके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो देखिए ही थर्ड पर्सन है, साथ में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और ऑब्जेक्ट आ गया है। माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, मेरा भाई अगले साल 25 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। तो होना के अर्थ में बी का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बी। वहीं वी शैल अराइव एट 6 o'clock, हम 6 बजे आ जाएंगे। तो वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ में शैल का प्रयोग हुआ। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सिंपल सा प्रयोग था कि वे सामान्य रूप से जो अपने आने वाले समय में जो कार्य संपन्न होंगे उनके साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। दूसरा यूज केस देख लेते हैं। ऐसी भविष्य की घटनाओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है जो सामान्य रूप से घटित होती है, यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो नॉर्मली घटित होती ही होती है, ऐसी घटनाओं के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे विंटर विल कम अगेन, सर्दियाँ फिर से आएगी, सर्दी फिर से आएगी। तो ये एक घटना है जो घटित कभी भी हो सकती है, भविष्य में भी हो सकती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, अचानक गर्मी आ गई है, तो हम ये कहते हैं कि हो सकता है सर्दी वापस आ जाए। तो नॉर्मल घटना है, सामान्य घटना है जो सामान्य रूप से ही घटित होती है, उनके साथ भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। वी शैल ईट एंड एन्जॉय, हम खाएंगे पिएंगे और एन्जॉय यानी आनंद करेंगे। ये घटना भी सामान्य है, हम कभी भी घूमने जा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सामान्य घटना है जो कभी भी घटित हो सकती है। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी जो है अपने घोंसले बनाएंगे। तो हो सकता है अभी सीजन चेंज होता है, पक्षियों की भी घोंसले बनाने की अलग अलग ऋतु आती है, तो उस ऋतु को अकॉर्डिंग वो अपने घोंसले बनाते ही बनाते हैं। तो एक सामान्य घटना है जो हर बार घटित होती है और आगे भी होगी। तो यह ऐसी घटनाओं के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था सिंपल यूज केस। फ्यूचर सिंपल टेंस का दो ही महत्वपूर्ण यूज केस है, एक तो जो सामान्यतः हम जानते ही है फ्यूचर सिंपल टेंस का सामान्य कार्यों में, और एक ऐसी घटना जो सामान्य रूप से घटित होती ही होती है, उनके अर्थ में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आज का दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का हम जानते हैं अर्थ लगातार होता है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस भी देखा और समझा है। तो उसी प्रकार से ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे, तो इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में जारी रहेंगे। प्रेजेंट में हमने देखा था कि कार्य अभी जारी था, भूतकाल में हमने देखा कि काम जो था वो पास्ट के अंदर जारी था। इसी प्रकार से ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, ऐसे वाक्यों के अंत में आमतौर पर रहा होगा, रहे होंगे, इस प्रकार के भविष्यवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो देखिए दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इन इस यहाँ पर हमने देखा है कि रहे होंगे, रहा होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। अब इन एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, संरचना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्या संरचना है। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं साधारण वाक्य। तो हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। वही बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। इन दोनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और विल बी के बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए हमें सदैव विल बी और बी को अलग ही लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी जिसका यूज़ होगा पीछे बी तो आएगा ही, तो आगे नकारात्मक वाक्यों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसे सेपरेटली लिखा है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस में हम जानते हैं आईएनजी लगता ही लगता है। पास्ट पढ़ा था वहाँ भी आईएनजी आया था और प्रेजेंट में तो आईएनजी आया ही था, और एंड में ऑब्जेक्ट। वहीं बात करें नकारात्मक वाक्यों की, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके पश्चात नॉट। हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, फिर वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। वहीं बात करें प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी विद ऑब्जेक्ट और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। हमने देखा सभी जो कंटिन्यूस टेंस है या परफेक्ट टेंस है, उन तीनों की लगभग कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती ही रहती है। जैसे परफेक्ट टेंस है तो हमें पता है थर्ड फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँगा। आई के साथ देखिए फर्स्ट पर्सन ने शैल लगाया तो इसलिए शैल भी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और अंत में टू मार्केट। शी विल बी वॉशिंग द कार, तो शी थर्ड पर्सन है इसलिए साथ में विल का प्रयोग हुआ है, विल बी वॉशिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट द कार आ गया है। राम विल बी प्लेइंग चेस, राम चेस खेल रहा होगा तो राम आ गया है, उसके बाद थर्ड पर्सन है इसलिए विल का प्रयोग हुआ है, विल बी प्लेइंग चेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगी है। तो सभी वाक्यों को अगर हम कंसीडर करें, विचार करें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में विद आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। दे विल बी प्लेइंग। अब इन सेम वाक्यों को अगर हम नकारात्मक में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। तो देखिए शैल के तुरंत बाद नॉट, विल के तुरंत बाद नॉट, नॉट, शैल नॉट, विल नॉट। तो सेम वाक्य है, अगर इनको नकारात्मक में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम हमेशा नॉट लगा देते हैं। देखिए एग्जाम ये बिल्कुल सिंपल से वाक्य होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है जो स्कूल लेवल पर काम आते हैं। लेकिन अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वहाँ पर इनका जो यूज़ केस है वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सही उत्तर लिख सकते हैं। वही बात करें प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो प्रश्नवाचक वाक्य हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। तो इन सभी वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है। शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, विल शी बी वॉशिंग द कार, क्या वह कार धो रही होगी। विल राम बी प्लेइंग चेस, शैल बी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये था सिंपल स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और ये थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं यूज़ केस की। तो यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो भविष्य में जारी रहेंगे उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए सब्जेक्ट ही आया, इसके साथ विल बी का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आया विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अंत में समय टुमारो मॉर्निंग आ गया है। शी विल बी स्टेइंग देयर, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं शी के साथ विल का प्रयोग होता है। ये एक ऑप्शनल सेंटेंस था जिसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, सही उत्तर हमें चुनना होगा इसमें। तो विल का प्रयोग होता है, हम जानते हैं शी के साथ। तो शी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ पर रुक रही होगी या रुकी होगी। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। तो देखिए आई के साथ शैल का प्रयोग हो गया है, तो कल इस समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा, यानी कि जो घटना होगी वो जारी होगी, मेरा फिल्म देखने का काम कंटिन्यूसली होगा। बात कर लेते हैं दूसरे यूज केस की। फ्यूचर में निश्चित कार्यक्रम, सर्टेन प्रोग्राम, यानी कि हमारा फ्यूचर में कोई ऐसे कार्यक्रम हो जो बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है, या योजना का बोध कराने के लिए। भविष्य में किसी कार्य की अगर योजना बनी हुई है और वो कार्य निश्चित है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। कीर्ति विल बी मीटिंग मी टुमारो, कीर्ति कल मुझे मिल रही होगी या कल मुझे मिलेगी। तो देखिए फ्यूचर में हमारा जो कार्यक्रम है निश्चित है, इसलिए यहाँ पर विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, नीरज अगले महीने से फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नीरज का कोई एग्ज़ाम होगा, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो नीरज अगले महीने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा, उसका जो कार्यक्रम है वो पहले से योजनाबद्ध है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर टेंस है उनके यूज़ केस इतने ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो यूज़ केस ही है। पहला यूज़ केस तो टेंस के अकॉर्डिंग होता ही है, उसके अलावा एक एक यूज़ केस ही इनके हैं, इसलिए मैंने फ्यूचर टेंस को एक ही वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश की। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट का हम जानते हैं जब कोई कार्य संपन्न हो। आगे हमने जो पीछे पास्ट और प्रेजेंट टेंस पढ़े थे वहाँ भी हमने देखा था, वर्तमान में यदि कोई कार्य संपन्न हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और भूतकाल में कोई कार्य संपन्न हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। इसी प्रकार से यदि कोई कार्य जिनमें भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो तो उसका बोध फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर किया जाता है। यानी कि कोई कार्य जो भविष्य में निश्चित समय पर हो या किसी अन्य कार्य के होने तक वह भी कार्य पूर्ण हो जाए, यानी कि भविष्य में किसी भी कार्य के संपन्न होने की जो स्थिति है उसके लिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकेगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं जिनसे फ्यूचर में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध हो। वह शाम तक वापस आ चुका होगा, यानी कि उसका आने का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका होगा। हम सोमवार से पहले जा चुके होंगे, यानी कि सोमवार से पहले हमारा जो जाने का कार्यक्रम है वो भी पूर्ण हो चुका होगा, घटनाक्रम संपन्न हो चुका होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल टेंस में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल थी, वहीं कंटिन्यूअस में विल और शैल के साथ में बी का प्रयोग हो गया था। वहीं बात करें परफेक्ट टेंस की तो यहाँ पर विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वहाँ बी था, उस बी की जगह यहाँ पर हैव आ गया है। तो बात कर लेते हैं सकारात्मक वाक्यों की। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। वैसे इन दोनों को साथ ही लिखा जाता है, विल हैव और शैल हैव, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, तो कई बार विद्यार्थी गलती से विल हैव नॉट भी कर सकते हैं। इसलिए बचने के लिए मैं विल शैल
और हैव को अलग लिखा है। और परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और अंत में ऑब्जेक्ट। वहीं बात करें नकारात्मक वाक्यों की तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके पश्चात नॉट का प्रयोग, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और रही बात प्रश्नवाचक वाक्यों की तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था सिंपल स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब देख लेते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले सकारात्मक वाक्यों का, आई शैल हैव रिटन ए बुक बाय नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक पुस्तक लिख चुका हूँगा। तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल का प्रयोग हुआ है, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट और अंत में टाइम आ गया है यहाँ पर कि अगले महीने तक लिख चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रिटन ए बुक बाय नेक्स्ट मंथ, इसी को अगर नकारात्मक बनाया जाए तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो मैं एक अगले महीने तक एक पुस्तक नहीं लिख चुका हूँगा, तो आई के बाद शैल और उसके पश्चात नॉट का यूज़ हुआ है। अब वहीं बात कर लेते हैं इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने की, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट एंड टाइम। बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। सकारात्मक वाक्यों में राम विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005, राम 2005 तक इस कार्य को पूरा कर चुका होगा। तो देखिए सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन है इसलिए विल का प्रयोग हुआ है, तो विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, किसी पर्टिकुलर वर्क की बात हो रही है तो दैट वर्क बाय 2005। इसी वाक्य को अगर नकारात्मक बनाए तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, और इसी वाक्य को अगर प्रश्नवाचक में कंप्लीट टर्न करना हो तो हेल्पिंग वर्ब से आगे आ जाएगी, विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2005। ये थे सिंपल एग्जांपल्स। अब देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट यूज केस। तो यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुकने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि हम जानते हैं भविष्य में निश्चित समय पर पूर्ण होने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में समय भी आ सकता है जिस उसका प्रयोग बाय के साथ, बाय मंडे, मंडे तक, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिल सकता है। हीज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, उसका भाई अगले मंथ तक कार्य को पूरा कर चुका होगा। तो हीज ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन है इसलिए विल लग गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द वर्क ऑब्जेक्ट और बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक। द मैकेनिक विल हैव रिपेयर द कार बाय 7 PM, मैकेनिक 7 PM तक कार को रिपेयर कर चुका होगा। तो मैकेनिक थर्ड पर्सन है इसलिए विल हैव का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और टाइम का प्रयोग भी दिख रहा है। वहीं बात कर लेते हैं सेकंड यूज केस की। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दो कार्य फ्यूचर में हो, यदि कोई दो कार्य एक साथ संपूर्ण हो रहे हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होगा तथा एक कार्य बाद में समाप्त हो, यानी कि दोनों कार्य फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, लेकिन एक कार्य पहले हो तो उस पहले वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यदि दो कार्य भविष्य में एक साथ संपन्न हो तो जो कार्य पहले होगा, भविष्य में जो कार्य संपन्न होगा उनकी बात हो रही है, तो पहले वाले वाक्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरा वाक्य जो पूरा होगा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं इसका यूज केस। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य खत्म कर चुका हूँगा, यानी कि तुम आओगे वो सेकंड कार्य हो गया, उससे पहले मैं मेरा काम कर चुका हूँगा। तो देखिए पहले वर्ग के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, और दूसरे जो कार्य बाद में होगा उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट्स रेन्स, वर्षा होने से पहले जो प्लांट्स हैं वो सूख चुके होंगे। तो देखिए पहला काम पूरा हो चुका होगा तो विल हैव और ड्राइड थर्ड फॉर्म आ गई, और दूसरा कार्य तो होगा इट रेन्स, वर्षा थर्ड पर्सन है इसलिए रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग हुआ है। तो दो कार्य यदि फ्यूचर में हो तो जो पहला कार्य समाप्त होगा उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट तीसरा यूज केस। इस टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड यानी संभावना और इन्फ्रेंस अनुमान की अभिव्यक्ति करने के लिए भी होता है, यानी कि इसका और इसका संबंध पास्ट से होता है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई अनुमान लगाते हैं, गैस लगाते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं, तो ऐसे कार्य जिनके बारे में हमें समझते हैं कि उनका ज्ञान हमें पहले से है, यानी कि संभावना और अनुमान है कि ऐसा कार्य पहले से ही सामने वाले को पता है, ऐसे टेंस वाक्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे यू विल हैव रेड द गीता, तुमने शायद गीता पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पढ़ी होगी पीछे गी जरूर आया है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस वाला गी नहीं है, हमने अनुमान लगाया है, पास्ट से इसका संबंध है कि उसने भूतकाल में पढ़ी होगी, तो यहाँ पर भी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यू विल हैव रेड द गीता। ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म, उसने फिल्म देखी होगी, मदर इंडिया। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं, ये संभावना जता रहे हैं कि उसने मदर इंडिया फिल्म देख ली होगी। तो हम ये समझते हैं कि उसका ज्ञान उसे पहले से है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। उक्त वाक्यों में यदि हमें जोर डालना हो किसी बात पर, तो वहाँ उसे ऐसी स्थिति में विल की जगह हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, तुमने अवश्य ही नाम सुना होगा। हम जोर देके ये बात कह रहे हैं, महात्मा गांधी, तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य ही सुना होगा। तो इसी प्रकार के वाक्यों में यदि हमें जोर देना हो तो विल के स्थान पर मस्ट का प्रयोग होगा। ये था यूज केस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर के आखिरी टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, ऐसे कार्यों में समय का संदर्भ आवश्यक है कि किस समय तक जारी रहेंगे, उसके यूज केस के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, अगले वर्ष इस मकान में 5 वर्षों से रह रहा होगा। ऐसे वाक्य हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी देखे थे। जैसे वह 2005 में इस मकान में रह रहा है, वह 5 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। तो इसी प्रकार से कोई कार्य भविष्य में निश्चित समय तक जारी रहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हुआ था। वहीं बात करें पास्ट की तो हैड बीन का प्रयोग हुआ था। और यहाँ के पर चूंकि वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, तो इसके साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा। यानी कि जो वर्ब की फॉर्म परफेक्ट टेंस में है, उसी वर्ब की फॉर्म का यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखने को मिलता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सिंस और फोर का यूज़ हम देख चुके हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और फोर का प्रयोग किसी समय की अवधि के लिए, अनिश्चित समय के लिए, और अंत में टाइम। वही बात कर लेते हैं नकारात्मक वाक्यों की। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल चल, और उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, अंत में टाइम। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर विद टाइम, और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, यानी कि समय निश्चित नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है। अगर इसी वाक्य को नकारात्मक में बदलना हो तो आई के साथ हम जानते हैं शैल का प्रयोग होता है, उसके तुरंत बाद नॉट, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। और इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग, आगे समय डैश 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 लिखा है, यानी कुछ समय होगा। पूरा वाक्य में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सेम ही एग्जांपल को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दे के साथ विल का प्रयोग, हैव बीन वर्किंग, आगे सिंस फोर कुछ भी हो सकता है। यदि इसी को नकारात्मक वाक्य में बदलना हो तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, और प्रश्नवाचक में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, विल दे हैव बीन वर्किंग, सिंस फोर जो भी आगे हैं सेंटेंस में शेष, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका यूज केस देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक ही इंपॉर्टेंट यूज केस है, वो ये है कि ऐसे एक्शंस में इसका प्रयोग होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। ऐसे कार्य जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लता विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, लता सवेरे से गा रही होगी, यानी कि भविष्य में सुबह से वो गा रही है और अभी तक कार्य कंटिन्यू चल रहा है। तो लता के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और सिंस, मॉर्निंग क्योंकि एक निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग हुआ है। वी शैल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, हम खेत में काम कर रहे होंगे, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से हम खेत में काम कर रहे होंगे। 3 डेज इज एक समय की अवधि है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग हुआ है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, मैं इस यहाँ पर 5 वर्षों से पढ़ा रहा होऊंगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए शैल का प्रयोग हुआ है, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फोर का प्रयोग हुआ है क्योंकि अवधि है 5 ईयर्स। आमतौर पर जो बाय का प्रयोग होता है उसके साथ में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जरूर दिया जाता है समय अवधि का प्रयोग करने के लिए। तो ये तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों, इसी के साथ जो टेंस तीनों थे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको हम कंप्लीटली समझ चुके हैं। बिल्कुल हमारी टेंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है विद यूज़ ऑफ दिस टेंसेज। इन टेंसेज के हमने डिटेल के अंदर यूज़ केस देखा, कहाँ का इनका यूज़ होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखे। इन सब के स्ट्रक्चर को हमने समझने का प्रयास किया।
विद एग्जांपल्स भी हमने इसे देखा, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो यूज़ केस ही था, जिसको हमें बार बार रिपीट करके समझने की ज़रूरत है, वो भी हमने समझा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारे 5 क्लासों के अंदर हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली समझ लिया है, और आपका टेंस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो तो निश्चित तौर पर ये जो हमने यूज़ केस देखे हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, और वो हम कैसे साबित करेंगे, इसके लिए हम अगले जो हमारे 2-3 सेशंस होंगे वो लेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये PYQs ही है, क्योंकि मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण जो पिछले एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए अलग अलग, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, टीचर भर्ती, RPSC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनसे एग्जाम्पल्स हमने डिटर्मिनर के वक्त भी लिए थे, और इसी प्रकार का PYQ सेशन अब हम टेंस के लिए भी लेंगे, जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे जो तीनों टेंस है वो डिटेल में हमें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएं, और एक भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटे नहीं। साथ में कुछ अपवाद भी होंगे, ऐसे भी वाक्य आएंगे जिन पे अलग रूल लागू होगा, तो वो हम उन वाक्यों के दौरान समझ लेंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ हमारा टेंस का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। होप आप इसे बार बार रिवाइज करके अपने जो टेंस है उसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों और PYQ सेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए 34 इंग्लिश क्लासेस के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखें और अपना नॉलेज इन्हेंस करें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, और साथ ही सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।